हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत विस्तार से हमने उस चैप्टर को पढ़ा, राइट। 10 लेक्चर लगाए, हमने सारी थ्योरी पढ़ी, हमने उसके PYQs कवर किए और हमने सेशंस के साथ साथ भी जो जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे सबकी प्रैक्टिस कर ली, राइट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, T&F ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जी आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं आपके? 4 ब्लॉक, जिसमें से S ब्लॉक आप 11th में पढ़ के आ गए थे, P ब्लॉक पार्शियली आपने 11th में पढ़ लिया था, पार्शियली हमने 12th में कवर कर लिया। अब ये जो 2 ब्लॉक्स आपके बचे, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये अपन एक साथ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। सर एक साथ मतलब बेटा एक ही साथ में इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, पहले D ब्लॉक के बारे में और फिर F ब्लॉक के बारे में। यार अगर इस चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करूं तो यार इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर हाँ इसमें बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज आपको जानने को मिलेगी। जो पी ब्लॉक में एक तरीका था पढ़ने का, उससे पैटर्न थोड़ा अलग है, पर हाँ इजी चैप्टर है, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। आपको चीजें समझनी है, आपको चीजों के लॉजिक समझने हैं। अगर रटते जाओगे तो वही वाली बात है जो हम हर बार करते हैं, अगर रटते हुए जाएंगे तो फिर नहीं मजा आएगा। पर हाँ अगर चीजों के लॉजिक जो जो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों भाई इसलिए, ऐसा क्यों भाई इसलिए, वो समझते हुए जाएंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएगी हमारे लिए। थोड़े एक्सेप्शनल ऑर्डर्स भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो वो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स भी हम एक एक करके बातचीत कर लेंगे, है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो बेटा उस चैप्टर के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं आज के गोल्स के साथ, आज का गोल। पर हाँ उससे पहले एनसीईआरटी मैं फिर से बोलूंगा, बाइबल है हमारे इस चैप्टर की। एनसीईआरटी के बाद में हमें क्या डिस्कस करना है, हमारे नोट्स और सेशन। तो बेटा पी ब्लॉक से हमने सफर स्टार्ट किया था, हम डी एंड एफ ब्लॉक तक आ गए हैं। इनऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, और आपकी 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी ओवर, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ध्यान से देखिए बेटा। अगर हम लोग बात करें आज के गोल की, तो हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्यों भाई, आपको ध्यान है जब पी ब्लॉक शुरू किया था तो फर्स्ट लेक्चर जब था उसका पहला लेक्चर, तब हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने कुछ प्री रिक्विजिट्स पढ़े थे, याद है आपको। हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, सारी बातें डिस्कस की थी, तब जाके हमने चैप्टर में आगे बढ़े थे। सेम उसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक प्री रिक्विजिट है जो मुझे आपको बड़े अच्छे से समझाना है, दैट इज योर शील्डिंग इफेक्ट। तो उसकी हम बात करेंगे सही से, ठीक है। अच्छा, जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे तो बेटा फिर हम देखेंगे कि जनरल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। पहले तो डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके जनरल कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सेप्शंस। फिर हम बात करेंगे, यार इनको एक नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा नहीं होता कि सभी डी ब्लॉक को बोल देते हैं, कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे, वो समझेंगे कि क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा जब हमने एक बेसिक ये इंट्रो वाला पार्ट इसका कवर कर लिया, फिर हम घुस जाएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कहाँ घुस जाएंगे हम? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन्ड है, एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका साइज का वेरिएशन देखेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, मेटालिक नेचर की बात करेंगे। जब मेटालिक नेचर डिस्कस करेंगे तो ये एक साथ ही डिस्कस हो जाएगा पूरा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत वैल्यू है इस चैप्टर में। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज की, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, इसकी अलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी और इसकी कलर्ड आयन बनाने की टेंडेंसी। तो ये इतना सारा आज ही पढ़ा दोगे क्या? बेटा देखते हैं, आराम आराम से चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये टॉपिक्स बहुत सारे लग रहे हैं, बट जब समझोगे ना, जब समझने बैठोगे तो बहुत आसानी से चीजें कवर होंगी। ट्राई करते हैं आज जितना हो पाएगा हमारे लेक्चर में उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमें सब कुछ ही आज पढ़ लेना है, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे रहा था। जब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इसके कुछ ऑक्सो एनायंस और ऑक्साइड्स की। हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की और कुछ ऑक्सो एनायंस की। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा MnO4-, यहाँ हम बात करेंगे बेटा Cr2O7-2- और इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। पर ये सब कुछ डी ब्लॉक के बारे में है, एफ ब्लॉक तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। एफ ब्लॉक हम लास्ट में पढ़ेंगे जब पूरा डी ब्लॉक हम कवर कर लेंगे, बहुत छोटा है। क्लियर है? ठीक है साहब।
अगर बेटा ये सारी बातें समझ में आ गई तो नया चैप्टर है, बिल्कुल जोश के साथ इसका स्वागत करते हैं, समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें और फिर हम घुसेंगे एफ ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो क्या हम साथ साथ हैं? आइए देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करनी स्टार्ट कर दूं तो बेटा मुझे ये चीज तो अच्छे से पता है ना कि मेरा ये जो दो ग्रुप्स थे, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इन्हें मैं क्या कहता हूं? इन्हें मैं कहता हूं बेटा मेरा एस ब्लॉक। बताओ इन्हें मैं क्या कह देता हूं? मेरा एस ब्लॉक, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां ग्रुप नंबर 13 से 18 तक बात कर दूं आपसे तो ये हम कह देते हैं पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक अगर हम लेबलिंग करें तो ये हमारा क्या होता है? पी ब्लॉक। ये सेम टू सेम डिस्टिंक्शन हमने जब भी किया था जब हमने पी ब्लॉक शुरू किया था। इनफैक्ट बेटा जब भी कोई नया ब्लॉक शुरू करते हैं ना उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते ही हैं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 1 ये हो गया, ग्रुप नंबर 2 ये हो गया, 13 से 18 वहां चले गए, तो ये क्या रहा? तो बेटा ये जो 3 से लेके तुम्हारा 12 तक का काम आया है ना, 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये तुम्हारा कौन है? डी ब्लॉक। ये तुम्हारा कौन है? डी ब्लॉक। जी हाँ, हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करना है, सब कुछ इन्हीं के बारे में। और इसी डी ब्लॉक में यहां से लेंथेनाइट से और एक्टिनाइट से जो दो नए ग्रुप्स आपके और बन जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, पीरियड्स बन जाते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक। है ये इसी का हिस्सा, पर इसको पढ़ते अलग से हैं। ठीक है, ये आपका एफ ब्लॉक। हमें इस चैप्टर में बातचीत करनी है दो ब्लॉक्स के बारे में, एक हमारा डी ब्लॉक और एक हमारा एफ ब्लॉक। तो हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक की और हम बात करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक की, राइट। ठीक है, अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हम डी ब्लॉक की बात करेंगे और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं बातचीत। जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात हम करने ही वाले हैं तो आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक के बारे में आप क्या क्या बातें यहां से पता लगा सकते हैं। बेटा अगर डी ब्लॉक के बारे में बातें पता लगानी है तो डी ब्लॉक के बारे में एक पॉइंट तो मैंने ये लिख दिया कि ये कहां से कहां लाई करता है। ये लाई करता है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। ये लाई करता है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। अच्छा, दूसरी बात, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? तो बेटा स्टार्ट होता है आपका थर्ड पीरियड से, मानते हो ये बात, या फोर्थ पीरियड से? थर्ड पीरियड से या फोर्थ पीरियड से? बेटा स्टार्ट होता है आपका फोर्थ पीरियड से, क्योंकि आपका फर्स्ट पीरियड तो हाइड्रोजन वाला ही है ना। तो स्टार्ट कहां से होता है? फोर्थ पीरियड से। कहां तक चलता है? फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। फोर्थ पीरियड से सेवेंथ पीरियड तक चलता है। ठीक है, अगर फोर्थ पीरियड से सेवेंथ पीरियड तक चलता है तो हम इसको बोलते क्या हैं? हम इसको बोलते हैं, जो आपका फोर्थ पीरियड है इसको हम कहते हैं 3D सीरीज, जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसे हम कहते हैं 4D सीरीज, जो आपका सिक्स्थ पीरियड है उसे हम कहते हैं 5D सीरीज, और जो आपका सेवेंथ पीरियड है इसे हम कहते हैं 6D सीरीज। क्यों मैंने फोर्थ पीरियड को 3D क्यों बोला? क्योंकि बेटा याद करो, जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो D का हमेशा n-1th पहले भरा जाता है ना। आप यही तो बोलते हो कि ns से पहले अगर भरना है तो D का क्या भरेंगे? n-1d। याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आपको अफबाउ रूल पढ़ाया गया होगा तब आप लोगों ने ये चीज समझ ली थी, है ना। अगर अफबाउ रूल के टाइम पे आपने ये वाली बात डिस्कस कर ली थी तो बेटा हम लोग इसीलिए कहते थे कि ये n तो हमारा वैलेंस शेल है, पर ये जो n-1 है इसको हम क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं बेटा इसको? पेन अल्टीमेट शेल। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर इसको पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं और ये हमारा वैलेंस शेल है तो अब हमें समझ में आया क्या कि n से मेरा मतलब होता है पीरियड नंबर, राइट। तो अगर मेरा फोर्थ पीरियड में जाने की बात हो रही है तो मेरी D के हिसाब से कौन सी सीरीज चल रही होगी? 3D। मतलब D की कौन सी सबशेल आ रही होगी? 3D। अगर फिफ्थ पीरियड की बात कर रही है तो D की कौन सी बात हो रही होगी? 4D। अगर सिक्स पीरियड की बात करनी है तो यहां क्या होगा? 5D। और अगर सेवेंथ पीरियड की बात करनी है तो यहां क्या होगा? 6D। ठीक है साहब। अच्छा, अगर आपने 3D, 4D, 5D, 6D की बात कर ली है तो बेटा ये जो है आपकी स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये आपकी कौन सी है? 3D सीरीज। अगर आप बात करना चाहते हो इट्रियम से लेके कहां तक? कैडमियम तक, तो ये आपकी कौन सी है? 4D सीरीज। अगर आप बात करते हो ये लेंथेनम फिर हाफनियम, ये वाली जो है ये आपकी कौन सी है? 5D सीरीज। और ये वाली आपकी कौन सी है? 6D सीरीज। पर बेटा ये जो 6D सीरीज है ना,
इसके बारे में हम बातचीत करते नहीं है ज्यादा, क्योंकि दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, ये अंडर प्रोसेसिंग है और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो हम तो क्या क्या बात करेंगे, हम तो मेजरली 3D 4D और 5D के बारे में चर्चा करते हैं, और उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं हम बहुत ज्यादा विस्तार में किसकी बात करते हैं, 3D की। बहुत ज्यादा विस्तार में हम किसकी बात करते हैं, 3D की। क्लियर है? चलो, तो हम लोग बातचीत शुरुआत में सबकी करेंगे, पर हाँ हमें विस्तार में क्या बात करनी होगी, 3D की बात करनी होगी। चलो ठीक है साहब, हम बात कर लेंगे 3D की भी, पर यार डी ब्लॉक में शुरू भी करूंगा, मैं पूरे ग्रुप्स की सारी चीज़ों की तुमसे बात भी करूंगा, पर उससे पहले ना मुझे आपसे एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो बात ज़रूरी क्या है, मुझे आपको एक इफेक्ट समझाना है, शील्डिंग इफेक्ट। क्यों समझाना है, क्योंकि बेटा वो अगर समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर में बहुत सारी बातें तुम्हारे लिए समझना आसान होगा। तो आई डोंट वांट कि वो जहां जहां आए वहां मैं बार बार रिकॉल कराऊं, मैं रिकॉल ही करवाऊं, मतलब बार बार मैं एक्सप्लेन करूं, उसकी जगह मैं पहले ही बता के चलना चाहता हूं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ फंडे हैं जिनको यहाँ पे ऑलरेडी हम रिवाइज करके चलते हैं पहले से, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। बेटा हमें डिस्कशन करना है शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। इसको बेटा एक और नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है जी, अगर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस हो जाएगा तो अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे वो करेंगे बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो बातें मुझे आपसे करनी है, ढंग से करनी स्टार्ट करें एक एक करके। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, ये दो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। अगर मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये वो हैं जो आपके प्री रिक्विजिट हैं, मतलब आपको एक बार जल्दी से इनको पुराने अपने 11th के नोट्स खोल के रिवाइज कर लेना है। मैं तो बताऊंगा ही, मैं कोशिश भी कर रहा हूं बहुत अच्छे से बताऊं, बट स्टिल एक बार जब पूरी थियरी गो थ्रू कर लोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, बहुत आराम आराम से चलेंगे, पहला लेक्चर है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम सारे फंडों को फील लेके समझेंगे। जितना अच्छे से हमने पी ब्लॉक पढ़ा है उससे और ज्यादा अच्छे से हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा पी ब्लॉक के टाइम आप नया नया मुझसे पढ़ रहे थे ना, एक समय लगता है कंपैटिबिलिटी बनने में। अब धीरे धीरे जब एक आपको एक पैटर्न समझ आ गया है तो अब चीजों को और अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलो बातचीत शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले मैं बातचीत करनी शुरू कर रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट की। तो बेटा इसके लिए ना एक कहानी सुननी पड़ेगी आपको, एक छोटू सी कहानी, कहानी की एक सिचुएशन रादर, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी फनी हो सकती है, हो सकता है आपको लगे, पर उससे फील आ जाएगी इस टॉपिक की। तो ध्यान से समझते हैं। बेटा क्या हुआ, आप सपोज करो आपका जेई का पेपर है, ठीक है, आपका जेई मेंस का पेपर है। जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन आपको पता चला कि भाई आपका पेपर था 9 से 12 सुबह। आपका पेपर कब है, 9 से 12 सुबह। अब यू गॉट टू नो कि भाई एक बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस आपकी, ठीक है, वो आने वाली है, जो भी आपका सेंटर है उसके नियर बाय जो एक मॉल है वहां पे। मेरी कहानी ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, फन वाले एलिमेंट से समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स से मुझे पसंद है ऐश्वर्या राय, मैंने बोल दिया कि 9 से 12 आपका जेई मेंस का पेपर है या मेरा पेपर है, और उसके बाद में जो इस सेंटर के बगल में एक बड़ा फेमस सा मॉल है, वहां पे कौन आने वाली है, वहां पे आने वाली है भैया ऐश्वर्या राय। मन में विचार, सर पेपर कैसे दिया जाएगा, यही तो बात है बेटा। कौन आने वाली है, ऐश्वर्या राय। अब ठीक है भाई, पेपर है 9 से 12 और जेई का पेपर है, ये तो हमारा लाइफ चेंजिंग इवेंट है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पेपर छोड़ के उससे मिलने चले जाएं। ऑल्दो कुछ होते हैं ऐसे जो पेपर छोड़ के चले जाएंगे, तो अब उनका अल्लाह ताला ही मालिक है, फिर क्या होगा पता नहीं, ठीक है। बट स्टिल हमने क्या बोला कि यार 9 से 12 हमारा पेपर है और बगल में ही एक मॉल है, पेपर देती है, हमें मूड फ्रेश तो करना है, और वहां ऐश्वर्या राय आ रही है और आपको उससे लाइव मिलने का मौका मिल सकता है। ये उसकी पब्लिसिटी करी गई है उसके आने की वजह से। तो अब आप लोग जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, भाई मैं हूंगा तो सबसे पहले जाना चाहूंगा, ठीक है। चलो अब मुझे ये पता चल गया कि यार वो आने कितने बजे वाली है, क्योंकि मैं पेपर तो नहीं छोड़ सकता। तो बेटा मुझे पता चला ये वहां पे 11:30 आने वाली है। कितने बजे आने वाली है, 11:30 आने वाली है। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, गई भैंस पानी में। 12 बजे पेपर खत्म होगा, 11:30 वो आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक आप पेपर देके पहुंचोगे वो आ चुकी होगी, राइट।
अच्छा ठीक है, आ चुकी होगी, मान लिया साहब, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आगे चली जाएगी। वो 11:30 से वहां पे कितने बजे तक रहने वाली है? वो 11:30 से 4 PM तक रहने वाली है। या लेट से 4 PM थोड़ा ज्यादा हो गया, हम कह देते हैं वो 11:30 से वहां पे 2 PM तक रहने वाली है। मन में विचार, मौका तो अच्छा है, मिल तो लेंगे, हाथ मिला के आना है, उससे ऑटोग्राफ लेके आना है, सेल्फी खींच के लानी है, इंस्टा पे डालनी है। तो देखो ध्यान से, 11:30 का से लेके 2 बजे तक उसके आने का टाइम है वहां पे, पर आपका पेपर खत्म होगा 12 बजे, राइट? और जेई का पेपर आप जल्दीबाजी भी नहीं मचा सकते हो, क्या करोगे आप 12 बजे अपना पेपर खत्म करके जाना तो चाहोगे वहां पे? ठीक है भाई साहब, तो अब क्या हुआ, आप ये मान के चलो कि ये रहा आपकी मॉल के सेंटर में ऐश्वर्या राय। आपके मॉल के सेंटर में कौन है? ऐश्वर्या राय। अब यहां पे भाई ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी फेमस सेलिब्रिटी आएगी तो ऐसा थोड़ी आके भैया यूं खड़ी रह जाएगी अकेले, उसके आसपास लोग भी तो होंगे बहुत सारे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो 11:30 के क्या सुबह 10 बजे आए हुए पहुंचे हुए होंगे, बिना ब्रश करे बिना नहाए, राइट, उससे मिलने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही वो यहाँ पे आके पहुंचेगी, जैसे ही वो आएगी, क्या उसके आसपास बहुत सारे लोग आके उसे घेर लेंगे? क्या बहुत सारे लोग आके उसे घेर लेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ऐश्वर्या राय है वो, उसे नहीं घेरेंगे तो क्या हमें घेरेंगे, राइट? तो ऐश्वर्या राय अगर आएगी तो क्या बहुत सारे लोग उसके आसपास भीड़ लगा लेंगे क्या? बिल्कुल लगा लेंगे। अब आप थके हारे जेई का पेपर देके पहुंचे यहाँ पे, आपने क्या किया, फटाफट अपनी रैपिडो बुक करी, ओला बाइक बुक करी, ओला कैब बुक करी, ऑटो बुक करे, जिनके पास खुद के व्हीकल थे वो बुक करे, जिनके पास साइकिल थी वो तो साइकिल पे ही निकल पड़े, सारे के सारे फटाफट फटाफट दौड़ लगा के मॉल के गेट पे पहुंच गए, सारे के सारे मॉल के गेट पे पहुंच गए। अब भैया मॉल के गेट पे पहुंचे, मॉल से आपने एक एक करके एंट्री ली, और ये आ गए भैया तुम, ठीक है, ये आ गए तुम। ये कौन हो तुम? अब भैया ये तुम्हारी ऐश है, ये हो तुम। अब क्या करें भैया इतनी भीड़ का, इतनी भीड़ को कैसे पार करें? अब इस केस में दो स्थितियां हैं। अब भैया जब चीजें हुक से ना मिले तो क्रुक पे जाना पड़ता है, राइट? जब चीजें सीधे हाथ से ना निकले तो फिर कुछ तो टेढ़ा रास्ता आपको सोचना पड़ता है। तो बेटा यहां पे ना दो कंडीशंस हैं। ये क्या है, सारे लोग ही तो हैं जो ऐश्वर्या राय के आसपास खड़े हैं, राइट? अब दो स्थितियां हैं। क्या स्थिति है? सोचो, तुम्हारी हाइट है 7 फीट, ठीक है, यहां नहीं लिखते, हमें कंडीशन है ना, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने मान ली, पहली कंडीशन मैंने मान ली कि तुम्हारी हाइट है 7 फीट, और जो जनता वहां पे खड़ी है, तुम्हारी हाइट है 7 फीट, पर ये जो जनता इतनी सारी भीड़ लगा के जो ऐश्वर्या राय के आसपास खड़ी है, ये सब के सब कैसे हैं? ये सब है 4 फीट, 4 फुटी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। तुम्हारी हाइट है 7 फीट, ये जो जनता यहां पे खड़ी है, इन सब की हाइट क्या है? 4 फीट। क्या करोगे, क्या करोगे सोचो। बेटा ऐश्वर्या राय से अगर बहुत ज्यादा प्यार है तो हम ये कहते कि यार ये तो सारे नमूने नमूने हैं मेरे सामने, इनको तो मैं ऐसे ही धक्का मार के घुस जाऊंगा आगे, राइट? अब बॉडी बिल्डर 7 फीट को, इनको तो लात मार के तो आपके पैरों के नीचे दब जाएंगे। मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा थी तो आप क्या करोगे, आप इन सारों को लात मार दोगे, और इन सबको लात मार के क्या करोगे, यहाँ ऐश्वर्या राय के बगल में आके सेल्फी खिंचवा दोगे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, अखबार में फोटो आ जाएगी अगले दिन, है ना? ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई क्या? सेल्फी ले लेंगे। ये था केस 1, केस 1। अब मैं लेता हूं केस 2। केस 2 क्या है बेटा, कि ये जो इतनी सारी भीड़ खड़ी है, इस इतनी सारी भीड़ की एवरेज हाइट अगर मैं सबकी लगभग मानूं तो सबकी हाइट लगभग है 7 फीट, और बेटा अपन छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, अपनी हाइट है सिर्फ और सिर्फ 4 फीट। अब क्या होगा बेटा, अब तो घुस के दिखाओ तुम इसके अंदर, एक बार एक पैर रखोगे नहीं, धक्का खा के पीछे जाओगे नहीं, सही बात है? क्या कोई तुम्हें यहां घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। सेल्फी लेना क्या रह गया, सपना ही रह गया। अब तो एक ही इलाज है, इंस्टा पे लाइव चले जाओ, वॉचिंग ऐश्वर्या राय इन फलाना मॉल, राइट? पर ऐश्वर्या राय के साथ तुम तो नहीं मिल पाओगे। ठीक है भैया, लाइव तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं सर, अच्छा आइडिया दे दिया आपने, बट हम तो नहीं मिल पाएंगे। पर इस केस में
यहां खड़े होके तो तुम ऐश्वर्या राय को देख भी नहीं पाओगे यार, क्योंकि इतने लंबे लंबे लोग हैं, इतनी भीड़ है, इतनी मीडिया ने उसे कवर कर रखा है, कम से कम आए हुए तुम उसको देखना तो चाहोगे। तो तुम फिर क्या कर सकते हो? तो बेटा ऐसे केस में एक इलाज है, मॉल में ऊपर वाले फ्लोर्स पे चले जाओ, ऊपर वाले फ्लोर्स के तो जो अराउंड तुम खड़े होके कम से कम ऐसे टॉप व्यू में तो देख पाओगे नीचे झांक के कि क्या चल रहा है, राइट? यहां से तो बेटर ही होगा वो। तो आप क्या करोगे उस केस में? तुम यहां से कहां जाओगे? दूर। तुम यहां से कहां जाओगे? दूर, और दूर से इसको ऑब्जर्व करोगे, राइट? पक्की बात? ठीक है, यहां हम चले जाएंगे दूर और यहां हम आ जाएंगे पास। कितने दूर कितने पास। बेटा क्यों समझाया मैंने तुम्हें ये कहानी? क्या समझाई मैंने ये कहानी? कुछ दिमाग लगा गया? कुछ समझ में आई मेरी ये इतना माहौल जो मैंने बनाया है उसका क्या था? ना तो हाथ ऐश्वर्या राय आई, ना कोई मॉल आया, हम तो पढ़ के अभी भी घर पे बैठ के वीडियो देख के नोट्स ही बना रहे हैं। तो फिर क्या मतलब है इस चीज का? बेटा ध्यान से समझना, तुम्हें बातों ही बातों में शील्डिंग इफेक्ट समझ आ गया ऐश्वर्या राय की वजह से। तुम्हें बातों ही बातों में शील्डिंग इफेक्ट समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? ध्यान से देखो बेटा, अगर इस वाइट वाली थिंग को, जिसको मैं ऐश्वर्या राय कह रहा था, अगर मैं कहूं ये है मेरा न्यूक्लियस, सिर्फ मेरी बात सुनते जाओ एक बार। अगर ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये सारी थी मेरी इनर शेल्स, ये है मेरी आउटर मोस्ट शेल। जब आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन आया, अब डिपेंड करेगा कि इनर शेल कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ वाली है। अगर इनर शेल्स में बहुत ज्यादा ताकत है तो वो क्या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस को फील होने देंगी? नहीं देंगी। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इनके जो खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही न्यूक्लियस पे इतनी पकड़ बना के बैठे रहेंगे कि किसी बाहर वाली शेल के नए इलेक्ट्रॉन की या बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन की पकड़ अंदर न्यूक्लियस तक फील होगी ही नहीं। यानी कि क्या मैं ये बोलूं क्या कि जैसे हमारी हाइट कम थी तो ये जो अंदर वाले लोग थे उन लोगों ने क्या कर रखा था? ऐश्वर्या राय को शील्ड कर रखा था, प्रोटेक्ट कर रखा था, कोई उस वाले क्राउड में घुस ही नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से अगर ये वाली शेल्स मेरी स्ट्रांग है तो जो न्यूक्लियस है वो इन शेल्स से क्या है? शील्डेड। इन शेल्स ने न्यूक्लियस को क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है सब जगह से। कोई बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन इस वाले पे अपना हक जता ही नहीं सकता। यानी कि इस चीज को अगर मैं वापस से बोलूं, ढंग से बोलूं, थोड़ा वर्ड्स में बोलूं, तो ध्यान से सुनना, मैं ये बोलूं क्या कि द शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस सो दैट it does not feel या it does not experience any sort of attraction from the outermost shell electron is known as shielding effect और screening effect। मतलब कि ये जो शेल्स होती है इनर वाली, ये न्यूक्लियस पे इतनी मजबूत तरीके से पकड़ बना के बैठी रहती है कि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बिल्कुल भी फील ही ना हो। इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये जो अंदर वाली शेल्स हैं बेटा, इन्होंने आपके न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया। देखो ध्यान से, मैं वापस बना के दिखाता हूं। ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, ये आपकी इनर शेल्स हैं। आप ये कह रहे हो और ये जो इनर शेल्स हैं इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेट्स से ये सिचुएशन है, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस को ये जो अंदर वाली मेरी 3 शेल्स हैं इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से शील्ड कर रखा है कि न्यूक्लियस को इस वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो फील ही नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो शेल्स हैं अंदर वाली, इन्होंने इस समय क्या कर रखी है बेटा? इन्होंने इस समय कर रखी है इफेक्टिव शील्डिंग। इन्होंने क्या कर रखी है? इफेक्टिव शील्डिंग। मतलब न्यूक्लियस को बड़े अच्छे से क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है। वो कह रहे हैं न्यूक्लियस पे सिर्फ हमारा हक है, किसी बाहर वाले को हम इसका हक फील, अट्रैक्शन फील होने ही नहीं देंगे। परंतु परंतु ये वाला केस याद करो। ये वाला केस कैसा है? ये वाला केस ऐसा है कि आपके पास में जो न्यूक्लियस है और ये जो शेल्स हैं, अब बेटा भले ही कितनी भी शेल हो, अगर मेरी हाइट इन सबसे ज्यादा है तो मैं तो इनको कोई औकात ही नहीं दूंगा, मैं तो इनको लात मार के अंदर घुस जाऊंगा।
यानी कि ये वाली शेल्स जो हैं वो अगर इतनी पुअर हो स्ट्रेंथ में कि इतनी सारी होने के बावजूद न्यूक्लियस में जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आया है वो रोक ही नहीं पा रही न्यूक्लियस तक उसका अट्रैक्शन फील होने से, वो सेल्फी लेके चला गया बंदा, इतनी भीड़ का कोई फायदा ही नहीं हुआ, जबकि वो क्या आया था, लेट आया था अपना पेपर देके। वही वाली बात कि बेटा अगर ये वाली इनर वाली शेल्स में इतनी ताकत ही ना हो कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये उसको रोक ही नहीं पा रही, अगर ये उसको रोक ही नहीं पा रही, दैट मीन्स क्या, वो बाहर वाला जो बंदा है वो इतनी सारी प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी, इतनी सारी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बावजूद भी न्यूक्लियस तक आके अट्रैक्ट हो ही जाएगा। इस वाली केस को मैं क्या कहूंगा, उस वाले केस को बेटा मैं क्या कहूंगा, पुअर शील्डिंग। उस वाले केस को मैं क्या कहूंगा, पुअर शील्डिंग। समझ में आया? मतलब ये जो मैंने तुम्हें समझाया था ये मेरा कैसा केस था, पुअर शील्डिंग का। ये जो मैंने समझाया था कैसा केस था, पुअर शील्डिंग का। जबकि ये जो हमने बात करी है ये कैसा केस है, इफेक्टिव शील्डिंग का। तो बेटा शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया क्या? शील्डिंग इफेक्ट होती है टेंडेंसी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को इतना प्रोटेक्ट करके रखें कि न्यूक्लियस को आउटर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील ही ना होने दें। दैट इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। अगर वो अच्छे से काम कर पाते हैं तो उस केस को हम इफेक्टिव शील्डिंग कहते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते तो उस केस को हम पुअर शील्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई, देखो एक बार इसको ध्यान से, अगर ये वाला तुम्हें समझ में आता है पार्ट तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो सबशेल्स हैं उनमें स्क्रीनिंग का ऑर्डर बनता है। ध्यान से देखिए एक बार, फ्रेम के साइड में हो जाता हूं मैं सो दैट आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ध्यान से देखिए, व्हाट इज इफेक्टिव शील्डिंग, व्हाट इज पुअर शील्डिंग, व्हाट इज व्हाट। नोट कर लो इसको, ये जो ऐश्वर्या राय वाली एनालॉजी है बेटा ये बहुत वर्क करती है शील्डिंग समझने में। ठीक है, इसीलिए आपको वो कहानी बना के मैंने समझाया है ताकि अब जिंदगी में तुम कभी शील्डिंग इफेक्ट नहीं भूलोगे। तुम लोग सोच रहे होगे सर शील्डिंग भले ही भूल जाए, ऐश्वर्या राय को तो नहीं भूलेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया ये? चलो, अगर ये इतनी कहानी समझ में आ गई तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपको बोलूं कि हमारे न्यूक्लियस के केस से हमें शील्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया, व्हाट इज पुअर शील्डिंग, व्हाट इज इफेक्टिव शील्डिंग ये भी समझ में आ गया, बट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग? तो बेटा सबशेल्स में ही तो शील्डिंग होगी, क्योंकि अब तो सबशेल्स पढ़ते हो ना, 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से। तो बेटा हमारे पास एक ऑर्डर बनता है शील्डिंग का, हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्डर बनता है शील्डिंग का। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनिंग पार का एक ऑर्डर है हमारे पास, एस सबशेल की स्क्रीनिंग सबसे अच्छी, फिर पी सबशेल, फिर डी सबशेल और सबसे बेकार एफ सबशेल। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम इसको एक काम करते हैं, ढंग के बॉक्स में डाल देते हैं सो दैट विल नेवर फॉरगेट इट। देखो ध्यान से बेटा, एस जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो इसी को फील होगा, तो सबसे बढ़िया शील्डिंग भी यही करेगा, देन पी करेगा। पर जो डी और एफ है ये बेटा बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं, ये जो डी और एफ है ये क्या करते हैं, बहुत ही पुअर शील्डिंग। और ये जो पुअर शील्डिंग करते हैं उस वजह से भले ही 3D कितना ही बड़ा हो जाए साइज में, वो 4s के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस तक आने से रोक ही नहीं सकता। क्या बोला मैंने अभी अभी, 3D 4s? बेटा अफबाउ रूल जब आप भरते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करते हो, तो बेटा आप कुछ ऐसे करते हो ना कि 3D पहले भरा जाता है फिर 4s भरा जाता है। नहीं, भरा तो पहले 4s जाता है फिर 3D जाता है, अगर आप n+l रूल की बात करो। पर हाँ, अगर आप शेल वाइज अरेंज करोगे तो पहले थर्ड शेल आएगी फिर फोर्थ शेल आएगी। तो ये आपका न्यूक्लियस है, लेट्स से ये आपकी फर्स्ट शेल आएगी, ये सेकंड शेल आएगी, ये थर्ड शेल आएगी,
लास्ट में कौन सी आएगी, फोर्थ शेल आएगी। मतलब मैं ये बोलूँ 3D जो है वो 4s से आएगा तो पहले ही, पर भला भरा पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, फिर किस में जाएगा, 3D में। तो बेटा भले ही 3D में तुम 5 इलेक्ट्रॉन ले आओ, ठीक है, उसके बावजूद वो 5 इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाएंगे इस 4s को इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन तक आने में। डी में कितने भी इलेक्ट्रॉन ले आओ, 4s के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट होके ही रहेंगे, कारण क्योंकि डी की शील्डिंग उतनी अच्छी है ही नहीं, डी में उतनी ताकत ही नहीं है कि वो 4s वालों को रोक पाए न्यूक्लियस तक आने में, बिकॉज उसकी शील्डिंग अच्छी नहीं है। अगर उसकी शील्डिंग अच्छी नहीं है, 4s के अट्रैक्शन को वो नहीं रोक सकता है, तो उस वाले केस में हम क्या कहेंगे कि बेटा आपका पुअर शील्डिंग है, तो जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आपकी शील्डिंग पुअर है तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी टेंडेंसी थी, आपकी इच्छा थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट ना आए, पर ये भी आने लग गया। बेटा मैं ये कहूं क्या ध्यान से, अगर हम एक नटशेल में बात करें यहाँ पे, तो हम एक पॉइंट लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि यदि इफेक्टिव शील्डिंग होती है, यदि तुम्हारी शील्डिंग अच्छी होती है, तो अच्छी शील्डिंग से क्या समझते हो तुम, अच्छी शील्डिंग से मैं ये समझता हूं कि उस बंदे को उस भीड़ में नहीं घुसने दिया जाएगा, वो कहां चला जाएगा, दूर, न्यूक्लियस से कहां चला गया, दूर। ऐश्वर्या राय वाज द न्यूक्लियस एट दैट टाइम, उससे दूर चला गया, दूर चला गया तो न्यूक्लियस और उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस पे अब उसका अट्रैक्शन उतना नहीं है। तो अगर शील्डिंग अच्छी होगी तो जो Z इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा डिक्रीज, तो जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरी पुअर शील्डिंग है, जनरल ऑर्डर है ये, हम हमेशा नहीं कह रहे, जनरली, अगर बेटा मेरी शील्डिंग है बेकार, तो शील्डिंग बेकार से क्या मतलब है कि बेटा वो 7 फीट का बाहर बंदा है, वो अंदर वाले 4 फीट को कोई वैल्यू देगा क्या, नहीं देगा, उन्हें लात मार के अंदर घुस जाएगा, यानी कि 3D के होने के बावजूद 4s वाला अंदर आ ही जाएगा, अट्रैक्शन फील कर ही लेगा, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ही देगा। अगर उसने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा मेरा बढ़ा ही दिया, तो फिर क्या, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन आ गया ना साइज में, न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट हो गया। अगर अट्रैक्शन फील हो गया तो उसके पास आने की कोशिश करेगा, तो मेरा जो ओवरऑल साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो क्या ये बात जो अभी अभी मैंने इतनी देर से तुम्हारे सामने बताई है, क्या ये तुम सबको हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। बेटा ये फंडा मैंने आपको बताया था ना, HDCC हो जाना चाहिए। HDCC क्या बताया था मैंने, हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर। फील आई कि नहीं आई, ये सामने आंखों के सामने होता हुआ नजर आ रहा है क्या, विजुअलाइज कर सकते हो क्या दिमाग में। अब मैं कहीं पे भी बोलूंगा पुअर शील्डिंग है तो समझ जाओगे क्या, या फिर रट लोगे इस बात को कि अच्छा डी है तो पुअर शील्डिंग तो होती है सर, नहीं, क्यों होती है, क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग पावर इतनी बेकार है कि इतने इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसको नहीं रोक पाते, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से नहीं रोक पाते। ऐश्वर्या राय वाली एनालॉजी, राइट, पक्की बात, कोई दिक्कत, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जब डी की शील्डिंग इतनी बेकार है तो फिर एफ के तो कहने ही क्या, एफ तो उससे भी बेकार होगा, तो क्या होगा, क्योंकि वो और ज्यादा डिफ्यूज्ड है साइज में, तो एफ वाले केस में क्या होगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब हम लेंथेनम की बात करते हैं, मैं एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाऊं आप लोगों को जरा, हाँ तो देखो ध्यान से जरा, आप जब जिरकोनियम से हाफनियम की बात करो, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक नया शेल ऐड हो जाता है। तो बेटा जब मैं टाइटेनियम से जिरकोनियम में आऊंगा, आइडियली साइज शुड इंक्रीज बिकॉज अ न्यू शेल इज गेटिंग एडेड एंड दिस हैपेंस एज वेल, बट व्हेन आई विल कम फ्रॉम जिरकोनियम टू हाफनियम, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, व्हेन आई विल कम फ्रॉम जिरकोनियम टू हाफनियम, what do you think will be the expected order of size। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि
हाफनियम का साइज जो है वो जिरकोनियम से क्या हो जाएगा, ज्यादा, राइट। बट ध्यान से देखो बेटा जी, जब आप हाफनियम पे आए जिरकोनियम से, तो बेटा आप ऐसे पूरा चक्कर लगा के आओगे ना, मानते हो बात, ये पूरा चक्कर लगा के आओगे ना, जिनॉन से होते हुए सीजियम बेरियम से होते हुए हाफनियम पे। तो बेटा जब ये चक्कर लगा के आओगे तो रास्ते में क्या ये लेंथेनाइड्स को भी क्रॉस करते हुए आओगे? बेटा अगर आप लेंथेनाइड्स को क्रॉस करते हुए आए हो और मैं कह रहा हूं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी ब्लॉक कैसे डिफाइन होता है? ये तो बेसिक बात है, मैंने आज डेफिनेशन बताई नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इतना तो आपको पता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस सब शेल में फिल होता है। पी ब्लॉक कौन सा होता है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में फिल होता है। डी ब्लॉक कौन सा होता है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में फिल होता है। दैट्स व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई हम 3D और 4s की बात कर रहे थे अभी स्क्रीनिंग में इस जगह पे। एफ ब्लॉक कौन से होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में फिल होता है। बेटा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में फ्री होता है तभी तो मैं एफ की स्क्रीनिंग की बात करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं जिरकोनियम से हाफनियम आया तो व्हाट विल हैपन? आई विल हैव टू पास थ्रू 14 lanthanides in between. I'll have to pass through 14 lanthanides in between. अगर मुझे lanthanide से पास करना पड़ेगा, that means which have their last electron getting filled in F subshell. अगर मेरे को पास होना पड़ेगा 14 लेंथेनाइड से जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में फिल हो रहा है, दिस मींस व्हाट? एंड एफ सब शेल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में भरा जा रहा है, विच हैज पुअरेस्ट स्क्रीनिंग पावर, ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है इससे कुछ समझ में आ रहा है? पुअरेस्ट स्क्रीनिंग पावर है बेटा, स्क्रीनिंग पावर बेकार है। अगर स्क्रीनिंग पावर बेकार है तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर साइज कम हो जाता है तो हम ये बोले कि हमें पीरियोडिक टेबल में लगा था कि जैसे टाइटेनियम से जिरकोनियम पे आने पर, एक बार मैं ये मिटा रहा हूं जरा, 3D 4D 5D 6D, ये बीच बीच में आ रहा है, समझ तो आ ही गया, अभी और डिटेल में बातें करनी है इसके बारे में। मैंने बोला टाइटेनियम से जिरकोनियम आने पे साइज बढ़ेगा, समझ आ रही थी बात, पर जिरकोनियम से हाफनियम आने में क्योंकि लेंथेनाइड्स बीच में आ गए तो एफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया, एफ में फिलिंग होनी शुरू हो गई इनकी यहाँ। अगर एफ में फिलिंग शुरू हो गई तो हमें पता है एफ की स्क्रीनिंग तो और बेकार है, तो साइज बढ़ने की बजाय हाफनियम का साइज क्या होने लग जाएगा? कंपेरेटिवली घटने लग जाएगा अपने आप में। बात समझ में आई क्या? यहां से यहां साइज बढ़ रहा था, पर यहां से यहां जाने पे साइज घटने लग जाएगा। कितना घटने लग जाएगा बेटा? वो इतना घटने लग जाएगा कि इट विल टर्न आउट कि आपको देखने को मिले एक्चुअल साइज, इट विल टर्न आउट कि आपको दिखेगा जो एक्चुअल साइज है वो क्या है? एक्चुअल साइज जिरकोनियम और हाफनियम का बिल्कुल सेम हो जाता है। एक्चुअल साइज क्या हो जाता है? जिरकोनियम और हाफनियम का बिल्कुल सेम। मतलब मैं ये बोलूं क्या कि हाफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था, बट इन 14 लेंथेनॉइड्स की वजह से जो रास्ते में आ गए, और क्योंकि उनमें एफ ब्लॉक था, एफ सबशेल था, और एफ की स्क्रीनिंग पावर बड़ी बेकार थी, तो साइज क्या हो गया? घट गया। या फिर बेटा इसको मैं टेक्निकल भाषा में कह सकता हूं, साइज क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कह सकता हूं क्या बेटा? अगर मैं कह रहा हूं साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसकी वजह से हो गया? लेंथेनाइड्स की वजह से हो गया, और उस साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आया? साइजेस लगभग बराबर ही हो गए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या यहां पे कि ये जो मेरी 5D सीरीज है, उनके साइजेस लगभग 4D वालों से क्या होते हैं? बराबर। और ये चीज हम आगे फिर से देखेंगे ग्राफिकली, बट अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये एफ की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इट टर्न्स आउट, यहां नहीं लिखते हम, वहीं लिख देते हैं ताकि एक फ्लो में रहे।
turns out that size of 5D elements, क्योंकि बेटा हर 5D वाले एलिमेंट में अब यही होने वाला है, is nearly same as that of 4D elements. क्योंकि हर किसी में ये अब 14 लेंथेनॉइड से पास करके जाना पड़ेगा. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का असर तो सारों पे ही आएगा. इन पे, किन पे? इन सभी पे, इन सभी पे आएगा. पी ब्लॉक में नहीं आएगा, मतलब यहां तक, मरकरी तक सभी पे आएगा. अगर बेटा इन सभी पे असर आएगा तो बेटा मैं क्या बोलूं, ये 14 लेंथेनॉइड्स की वजह से हो गया क्या? और अगर ये 14 लेंथेनॉइड्स की वजह से हो गया, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो दिस रिडक्शन इन साइज, this reduction in size is observed, this reduction in size is observed due to an effect which is known as lengthenoid contraction. दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको ये भी बोला जाता है एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब आप 4D से 5D सीरीज में आते हो, रास्ते में 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं जिनको आपको पास करना पड़ता है. क्योंकि लेंथेनॉइड्स को पास करना पड़ता है तो आप बोलते हो कि वो एफ सब शेल के हैं, उनकी स्क्रीनिंग पावर बड़ी बेकार है, तो आप बोलते हो कि उसकी वजह से साइज जो है वो 5D वालों का लगभग किसके बराबर हो जाता है? 4D के बराबर. कुछ इस तरीके से. अगर साइज मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता है तो यानी कि इनका साइज तो अपने आप में बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घट गया. और कितना घट गया? पिछले वाले पीरियड के एलिमेंट्स के बराबर सही हो गया. तो इस इफेक्ट को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. रीजन, लेंथेनॉइड्स की वजह से ही तो ये साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. ठीक है, तो बेटा मैं आपको दो फंडे समझाना चाहता था जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. क्या दोनों अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए? क्या दिमाग में बढ़िया से छप गए? क्या अब आगे जब भी इनके बारे में बात होगी घबराओगे तो नहीं? समझ जाओगे ना हमेशा? पक्की बात. अब बेटा ये तो हमने ग्रुप में बात करी, शील्डिंग इफेक्ट में बात करी. ये इफेक्ट पीरियड में साइज देखने के भी बहुत काम आता है. हम डिस्कस करेंगे जब हमारी बातें करेंगे वहां पे. पर हाँ, अभी हमने एक प्री रेक्विजिट तो समझ लिया है, सारी कहानी हमें समझ में आ गई है. तो बताओ आगे बढ़ जाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए ना इन सबसे? ठीक है साहब, जब आगे बढ़ना है तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन पे. अगर मैं इंट्रोडक्शन पे बातचीत करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया हम अभी किसकी बात शुरू कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. हम अभी किसकी बात शुरू कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने पहली बात आपको क्या बताई? कहां से कहां लाए करते हैं? ग्रुप नंबर 3 से 12 तक लाए करते हैं. फिर मैंने आपको बताई हमें कौन कौन सी सीरीज पढ़नी होती है? 3D, 4D और 5D. 6D को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्टिल इनकम्प्लीट. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी होगी? 3D सीरीज. क्लियर है? कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक जाती है. ये क्या होती है? इट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम तक जाती है. ये लेंथेनम से शुरू होती है, मरकरी तक जाती है. राइट? ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. हमें ग्रुप पता चल गए, हमें ये पता चल गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है? दोज एलिमेंट्स, देख लो यार ऐसा ना हो बच्चों को यही ना आए, दोज एलिमेंट्स whose last electron enters, those element whose last electron enters into n-1d subshell और penultimate shell are your डी ब्लॉक एलिमेंट्स. मैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी नहीं कह रहा हूं, मैंने अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला है. ट्रांजिशन क्या होता है करेंगे बात थोड़ी देर में. ठीक है, सारी बातें समझ में आई? आगे बात करें?
चलिए, अगर हमें आगे बात करनी है तो हम बेटा बातचीत शुरू करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हम लोग बातचीत कहाँ से शुरू करते हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातचीत बेटा। अगर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? डी सब शेल में भरा जाएगा। पर बेटा इनका कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो होता है, तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है n-1 d1 से 10 ns1 से 2। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में बाज दफा डायरेक्ट इसी पे सवाल आया हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनफैक्ट इसको 0 से 2 लिख देते हैं कुछ लोग, और वो गलत भी नहीं है, बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़े अच्छे से आना चाहिए। कुछ इसने आपको डिनोशंस दिए हुए वो समझ लो। n-1 का मतलब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उससे जस्ट एक इनर वाला ऑर्बिटल यहाँ पे कवर हो रहा है। ये बात तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि अगर हमारा फोर्थ पीरियड है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ शेल में जा रहा होगा, पर डी सब शेल हमेशा फिर कैसा रहता है? थर्ड वाला, है ना, 3D रहता है। ठीक है जी, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आप क्वांटम नंबर से पढ़ के आते हो। ठीक है जी, अगर आप बात करो कि दिस जनरलाइजेशन है सेवरल एक्सेप्शंस, तो कर लेंगे। क्यों आता है एक्सेप्शन? उसका उसने रीजन दिया है कि बेटा ये जो आपका n-1d और ये जो ns सबशेल है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है। लगता है कि d और s है कितना दूर दूर होंगे, पर n-1d और ns के बीच में बहुत ज्यादा ह्यूज एनर्जी गैप नहीं होता है। और क्योंकि एनर्जी गैप ह्यूज नहीं होता तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर डांस करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। देखेंगे अभी कैसे। उस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आते हैं? बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। करेंगे उसके बारे में बातचीत। ठीक है, चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो ध्यान से देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार 3D का कॉन्फ़िगरेशन तो खुद लिख के देखें जरा। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो क्या है मेरे पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है बेटा, सबसे पहले 4s इलेक्ट्रॉन तक भर चुका होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21 से शुरू हो रहा है। एक बार 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन समझ लें क्या साइड में? कैल्शियम होता है एटॉमिक नंबर 20। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखना जरा, 20 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए गया मैंने। अगर मेरे पास कैल्शियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, 4s के बाद कौन आता है अफबाऊ के हिसाब से? 3d। 4s के बाद किसका नंबर होता है? 3d का। बट बेटा वो क्योंकि थर्ड शेल का ही है तो लास्ट शेल, वैलेंस शेल, आप हमेशा किसको बोलोगे? फोर्थ वाले को। किसको बोलोगे? फोर्थ वाले को। तो बेटा वही काम अब हमें करना है। अगर 21 है ध्यान से देखना, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा 4s2 तक तो कैल्शियम में ही भर गया। अब अगले 10 एलिमेंट तक फिलिंग किस में होगी? 3D में होगी। फिर कोई आगे नंबर आएगा, राइट? ठीक है, तो यानी कि मैं बोलूँ ये कितने? 21 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 आ गए। मतलब 4s2 तो सब में ही रहना चाहिए। अगर 4s2 तो सब में ही रहना चाहिए, अब बात करते हैं 3D की। तो अब 3D फिल होना शुरू होना चाहिए। तो बेटा शुरुआत से ये D का पहला एलिमेंट है क्या? अगर ये D ब्लॉक का पहला एलिमेंट है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 3D1। टाइटेनियम में क्या लिखा जाएगा? 3D2। आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम रहेगा, वो मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, उतना मेरे को अंडरस्टूड है कि आप समझ गए होगे आर्गन तक, 18 तक। ठीक है, मैं तो लास्ट वाला में बात करना चाहता हूं। 3D2 रहेगा। वैनेडियम में क्या रहेगा? 3D3 रहेगा। क्रोमियम में क्या रहेगा? 3D4 रहेगा। मैंगनीज में क्या रहेगा? 3D5 रहेगा। अब बेटा 3D5 आते ही देखना जरा, एक अच्छी बात सामने आई है क्या? अगर D5 तुम्हें दिखा है तो आपको एक बात और पता है ना बचपन से? क्या पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से? कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? हमेशा ही एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं।
बेटा अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट दुनिया में हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर सकता है समहाउ, तो करना चाहेगा कि बैठा रहेगा? भाई ऑब्वियसली करना चाहेगा, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स व्हाट, स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। तो मैंगनीज को जैसे ही मैंने देखा, मन में विचार आया कि भाई मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत बढ़िया हो गया, डी में हाफ फिल्ड हो गया और 4s आपका फिल्ड है, तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या हो गया, बड़ा बढ़िया सा बन गया, स्टेबल सा बन गया, राइट? अगर मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा बड़ा बढ़िया सा बन गया है, स्टेबल सा बन गया है, तो ध्यान से देखो, ये मैंगनीज देख के विचार आता है क्रोमियम पे। बेटा ये जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2, इस समय सिर्फ 4s स्टेबल है अपना फुलफिल करके, पर डी स्टेबल नहीं है। डी में कितने हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 होंगे तो वो स्टेबल होगा। क्यों, देखो जरा, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। अगर बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन तुम भर सकते हो, मैक्सिमम तुम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर मैक्सिमम 10 भर सकते हो तो बेटा कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन मैं सब में डालूंगा तब वो हाफ फिल्ड कहलाएगा ना। कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तब वो क्या कहलाएगा, हाफ फिल्ड कहलाएगा। तो बेटा D5 तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो यहाँ डी जो है क्रोमियम का वो स्टेबल नहीं है। पर फिर क्रोमियम ने पढ़ा, आपने ये ऑलरेडी आफ्बाउ रूल में पढ़ी हुई है बात, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। बेटा क्रोमियम क्या कहता है, क्रोमियम ना 4s से बात करता है कि यार क्यों ना तू मुझे अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो कैसा रहे। अगर तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उससे तेरा भी फायदा है मेरा भी फायदा है। 4s ने कहा कैसे, मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं। यार उसने कहा कि अगर तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो तू भी हाफ फिल्ड मैं भी हाफ फिल्ड, पूरे स्टेबल हो जाएंगे। अभी सिर्फ तू स्टेबल है, तो भाई सिस्टम पूरा स्टेबल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है। और सिस्टम को पूरा स्टेबल करने के लिए क्रोमियम इस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के क्या कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, 3d5 4s1। क्रोमियम क्या कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं जरा। क्रोमियम क्या अचीव करता है, 3d5 4s1। क्या अचीव करता है आपका, 3d5 4s1। सॉरी ये क्या आ गया, ठीक है, 3d5 4s1। अब क्या हो गया, अब आपका क्रोमियम भी स्टेबल हो गया और आपका वो 3d भी स्टेबल हो गया और 4s भी स्टेबल हो गया, राइट? पहला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। तो इसके लिए मैं यहां क्या लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, भूलना मत। ओके, आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है मैंगनीज का नंबर। जब मैंगनीज से बात हुई तो ठीक है, मैंगनीज ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी खुशहाल हूं, मेरा 4s पूरा ही स्टेबल है, तो मुझे उससे कुछ बात करनी नहीं है, और मैं हाफ फिल्ड हूं तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है, वो बढ़िया है बिल्कुल अपनी जिंदगी में, एकदम फर्स्ट क्लास है। आयरन की बात करते हैं, आयरन में क्या आएगा, 3d6 आएगा, कुछ नहीं कर सकते। 5 के बाद में आपने क्या कर दी, एक पेयरिंग कर दी। अच्छा, अब 3d7 हो जाएगा कोबाल्ट में, 3d8 हो जाएगा निकल में। यहां कोई जुगाड़ लग नहीं सकता क्योंकि भाई पेयरिंग ही करते जाओगे और कुछ कर नहीं सकते, 3d10 तक पहुंचने का वेट करना होगा। अब क्या होगा, 3d8 के बाद जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में आता है 3d9, ठीक है, और जिंक में क्या आता है 3d10, ठीक है। एटॉमिक नंबर देख लो, ये 25, 26, ये 27, ये 28, दिस इज 29 एंड दिस इज योर 30। नाउ सी, जिंक जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मुझे नजर आ रहा है। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, क्योंकि बेटा डी भी फुलफिल्ड, एस भी फुलफिल्ड, मजे ही हो गए उसके दो। जिंक तो सबसे स्टेबल हो गया। पर कॉपर को फिर मन में विचार आया कि यार अब मुझे लगता है मुझे भी क्रोमियम की तरह थोड़ा एस को पटा लेना चाहिए। कैसे पटा लेना चाहिए भाई, इस समय सिर्फ एस स्टेबल है, डी स्टेबल नहीं है। बट अगर एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दे, यहां पे भी अगर एस समहाउ राजी हो जाए कि डी तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि डी तो फुलफिल्ड हो जाएगा और एस भी हाफ फिल्ड रहेगा, तो उससे दोनों की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा एक कम हो गया और एक खराब हो गया। ध्यान देना मेरी बात। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि डी आपका फुलफिल्ड रहेगा और एस आपका हाफ फिल्ड रहेगा, और उस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अदरवाइज पहले तो दोनों ही स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, दोनों ही बढ़िया स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर था हमारा, तो इसको भी हम कैसे मार्क करके छोड़ देते हैं, स्टार मार्क करके छोड़ देते हैं।
बोलो समझ में आई क्या बात? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फील आ गई क्या सबको? हमारे दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थे यहाँ पे, कॉपर और क्रोमियम, समझ आ गए अच्छे से? बाकी जिंक तो देखो ऑलरेडी स्टेबल है, पैदा ही स्टेबल हुआ है। राइट? तो बेटा इस तरीके से ना 3D सीरीज के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए। अच्छी बात होगी अगर आपको याद रहे तो, बट ये चीज 3D में रखनी है। 4D और 5D सारे याद हो, बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो जो एलिमेंट बोलूं बस उतने याद रखो, उतने से काम चल जाता है अपना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 4D और 5D पे आ जाते हैं। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट सीरीज है। फर्स्ट सीरीज हमारी कौन सी होती है? 3D सीरीज। तो ये हमारी क्या है? 3D सीरीज। ये हमारी है 4D सीरीज, और ये हमारी है 5D सीरीज। 6D को हम डिस्कस करते नहीं क्योंकि वो अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट। अब ध्यान से देखो जरा, 3D सीरीज में सारे कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए ना? सब डिस्कस कर लिया हमने। अब तुम्हें आगे सारे याद नहीं रखने हैं, जो जो मैं बोलूंगा वो याद रखने हैं। तो बेटा यहां पे आपको ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। स्टार लगा दो इस पे। स्टार लगाने से फायदा क्या होगा? हम भूलेंगे नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे और भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। याद रखने हैं हमेशा हमें। ठीक है क्या? देखो ध्यान से, पैलेडियम की अगर आप बात करते हो तो बेटा देखो ध्यान से, पैलेडियम जो है तुम्हारा, पैलेडियम में क्या होता है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। निकल में 3D8 4s2 था, तो आपने एक्सपेक्ट किया था यहां भी 4D8 5s2 होगा, है ना? और यहां पे क्या होगा? 5D8 6s2 होगा। पर यहां ऐसा हुआ नहीं, यहां क्या हो गया? 4D10 5s0। पैलेडियम पे क्या हो गया? 4D10 5s0। अब यहां 4D10 5s0 था, तो 4D10 मेंटेन रहा और s में 0 1 2 एक एक इलेक्ट्रॉन हम डालते चले गए। तो पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, this is important to remember. And in the same way, if you talk about, ये इंपॉर्टेंट था। इन द सेम वे इफ यू विल टॉक अबाउट, तो दीज थ्री आर एज इंपॉर्टेंट एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? सी, निकल वाला बात समझ में आया ना? 3D8 4s2, यहां 4D8 5s2 एक्सपेक्ट किया था, बट क्या निकला? 5D10 4s0। अब ये निकला तो 0 1 2 एक एक अरेंज कर देंगे, याद हो जाएगा। यहां क्या हुआ? 5D9 6s1, फिर 5D10 6s1, 5D10 6s2। ये तीनों के कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, आना चाहिए हमें लिखना। ठीक है, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये पता होने चाहिए, याद रहेंगे। बाकी याद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पता होने ही चाहिए आपको। ठीक है भाई, अगर ये बात समझ में आती है हमें, तो आगे देखते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और क्या बात करनी है? हमने बोला कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए हैं, जो अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं, उसी को एक बार रिकॉल करने का तरीका है। हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट्स आर मोर स्टेबल, दैट इज राइट। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ। कंसिडर द केस ऑफ कॉपर, जहां ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ दिस, और सिमिलरली आपके क्रोमियम में भी, मतलब क्रोमियम में ये हो गया, कॉपर में भी ऐसा ही हो जाता है। ठीक है भाई, अब कॉपर में भी ये हो गया। जिंक, कैडमियम, मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन तो फुली फिल्ड ही हो जाता है, तो वो ये हो गया। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कंप्लीटली फिल्ड ही रहते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में भी और अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भला है, इस पे करेंगे बात थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ में आया, तो आई गेस नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा ध्यान से सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट की बातचीत क्या है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। उसका रीजन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसका रीजन है, क्या रीजन है बेटा? कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ध्यान से देखो, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। मतलब हम ये कहते हैं बेटा, यहां पे ये नियॉन है,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, मतलब मैं ये बोलूं क्या कि ये है बिल्कुल मेटालिक, ये है बिल्कुल नॉन मेटालिक, इनकी प्रॉपर्टी अलग, इनकी प्रॉपर्टी अलग, तो ये डी ब्लॉक वो है जो एस से पी तक आते हुए जो प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जो ट्रांजिशन होता है मेटल से नॉन मेटल का, वो बड़े अच्छे से क्या करता है, विटनेस करता है। और इस वजह से ये इस ट्रांजिशन को अच्छे से विटनेस करता है, तो एक रीजन दिया जाता है कि इन्हें हम क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी कॉल देम एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बात तो ये हो गई। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर इस वजह से कहते भी हैं, तो हम एग्जैक्ट तरीके से कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को समझेंगे? तो बेटा एग्जैक्ट तरीके से कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो। हम ये बोलते हैं दोज एलिमेंट्स which have unpaired electron present in d subshell, which have unpaired electron present in d subshell, which have any unpaired electron present in d subshell, either in their ground state, or in their any excited state। या फिर हम एक्साइटेड वर्ड अभी ना यूज करके हम याद कर लें, ईदर इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हायर स्टेट यूज कर लो, ईदर इन द ग्राउंड स्टेट और एनी हायर स्टेट। मतलब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट को ना एक बहुत दर्जा दिया गया है ढंग से समझाने का। ऐसा नहीं कि सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दोगे आप। ऐसे एलिमेंट जिनमें डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी हायर स्टेट में, तो आप उसको डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो स्कैंडियम, ठीक है, हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं ना अभी, हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। तो जो स्कैंडियम है उसमें क्या है, D1 4s2 है, तो डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। D2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन बोल देंगे। D3 ट्रांजिशन बोल देंगे, इसको भी ट्रांजिशन बोल देंगे। हम बात डी सबशेल की कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा, यहां 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन बोल देंगे। अब यहां से पेयरिंग शुरू हो गई है, पेयरिंग शुरू हो गई है, तो यहां 5 नहीं बट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, यहां 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करते जा रहे हैं, जस्टिफाई करते जा रहे हैं। कॉपर 10 भले ही है, पर कॉपर की ग्राउंड स्टेट में 10 है, अब इसको ट्रांजिशन ही कहेंगे क्या? तो बेटा समझो बात को ध्यान से, समझो बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है ईदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी हायर स्टेट। अगर कॉपर की बात करें तो बेटा कॉपर तो 2+ भी बनाता है, कॉपर +2 आप पढ़ते हो ना, तो उस वाले केस में तो क्या हो जाएगा, 3D9 4s0 हो जाएगा। डी में तो आ गया एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो दैट मीन्स कॉपर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट? कॉपर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जिंक 3D10 4s2 पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब अगर जिंक में तुम हायर स्टेट जाओ भी, तो अभी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमने बातचीत नहीं करी है, पर हमें यह तो पता है कि जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 या 2+। अगर जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो उसमें भी वो क्या रहेगा, 3D10 4s0 ही तो रहेगा दोस्त। 4s आउटर मोस्ट शेल है ना, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D तो अभी भी 10 रहेगा। और 2+ के अलावा वो कोई स्टेट शो करता नहीं है, जिंक +2 ही शो करता है, बचपन से पता है जिंक की वैलेंसी। तो अब तो बेटा अगर ये सिर्फ +2 शो करता है, मतलब यहां तो ये D10 ही है, मतलब वो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करा गया, नहीं करा, इसलिए जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। बेटा अगर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या कैडमियम और मरकरी भी नहीं कहलाएंगे क्या? 4D10 5s2 5D10 6s2, सब में +2 स्टेट अगर तुम बना दोगे तो भी तुम्हारा D तो 10 ही रहेगा। अगर D तुम्हारा तब भी 10 ही रहेगा, तो आप क्या बोलोगे यहां पे, आप ये बोलोगे यहां पे कि जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज
जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, कारण हमें समझ में आ गया है। बट जो बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप क्या कह देते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हो। तो अब ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं, हम तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे। तो बेटा बात है कि क्योंकि उस ब्लॉक में शामिल हैं तो इनके बारे में भी हम उनके साथ ही पढ़ लेते हैं, पर हाँ हम तब भी यही कहेंगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने लायक नहीं है। तो बेटा एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट देती है बड़ा अच्छा सा, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये है, all transition elements are D block elements. All transition elements are D block element, but the reverse is not always true. Very important. सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं है। ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बातचीत समझ में आई? अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई? जिंक, कैडमियम, मरकरी को नहीं बोलते, समझ में आ गया? ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है साहब, अगर तुम लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट भी समझ में आ गया तो अब ये सही समय आ गया है कि हम क्या स्टार्ट कर दें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या स्टार्ट कर दें हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसकी एक खासियत है, सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। बेटा अगर सारे के सारे मेटल्स हैं तो क्या वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे? और अगर वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे तो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? देखो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल है तो मेटालिक लस्टर भी रखेंगे। और बेटा हर एलिमेंट एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के बैठा होगा, बीसीसी, सीसीपी, एचसीपी, कोई भी सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो ना आप। मैंगनीज है वो एक से ज्यादा बना के रखता है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी भी एक से ज्यादा बना के रखते हैं, पर वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, तो उन्हें इसकी तरह क्यों बिहेव करना है? वो तो हटके ही बर्ताव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या बोला, सारे के सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? आपके मेटल्स हैं। अगर सबके सब मेटल्स हैं तो सबके सब मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बना के रखते हैं और सबके सब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है साहब, समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये सब समझ में आती है बातें तो हम आगे बात करें। सबसे पहला ऑर्डर, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। हमें समझना है एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्यान से समझो। एटॉमिक साइज समझेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी समझेंगे, आज का लेक्चर ओवर। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आगे। हमें एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी आज डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, ओके। मैं एटॉमिक साइज किस में चेक कर रहा हूं? मैं 3D सीरीज में चेक कर रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हें 3D से 4D जाने पे साइज बढ़ता है बता दिया था, 4D से 5D जाने पे साइज लगभग सिमिलर होता है बता दिया था। तो तुम्हें अभी तक एक बात तो पता है, यहां पे यहां लिखते हैं हम, हमें एक बात तो पता है। क्या पता है? कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, the following order for atomic size is followed। डाउन द ग्रुप जाने पे हम क्या साइज फॉलो करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं? तो बेटा हम बोलते हैं जो साइज का ऑर्डर है आपका, 3D का साइज 4D से छोटा और 4D और 5D का साइज लगभग सिमिलर। ठीक है, रीजन, यहां पे तो देखो तुम्हारा एक शेल ऐड हो रहा है, साइज बढ़ना ही बढ़ना है।
यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइजेस लगभग क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ग्रुप की बात तो ये हो गई। हम अब बात करना चाहते हैं पीरियड की। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यदि आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। यहां पे बेटा देखो मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं, कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट। अरे यार ये एक लाइन में आ नहीं रहे क्या, अच्छा ठीक है, अगर एक लाइन में नहीं आ रहे तो फिर हम यहाँ नहीं डिस्कस करते, इसको अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। बट हाँ, मुझे सारे के सारे एलिमेंट चाहिए एक ही स्लाइड पे, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हो गई मेरी पूरी 3D सीरीज। ठीक है साहब, अगर 3D सीरीज हो गई तो ध्यान से देखिए, यहां पे ना दो फंडे काम आएंगे साइज का ऑर्डर बताने में। दो फंडे, कौन कौन से दो फंडे, ध्यान से देख लो, लिख देता हूं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक जेड इफेक्टिव, ये दोनों मिलके ऑर्डर डिसाइड करते हैं यहां पे। तो देखो शुरुआत में आपको एक बात पता है, इन जनरल आपको पता है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, जो आपका एटॉमिक साइज होता है, योर एटॉमिक साइज decreases. Why? Due to increase in effective nuclear charge. Right? ठीक है, अगर ये हमारा इन जनरल हमें पता है बातें, अगर ये बातें मुझे इन जनरल पता है, तो हम क्या बोल देंगे, हम ये बोलेंगे कि इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इनिशियली आपका साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बेटा इनिशियली जब आप जाते हो तो आपका साइज जो है वो घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब जब आप फेरस, कोबाल्ट, निकल की बात करते हो, तो बेटा फेरस, कोबाल्ट, निकल में हम ये कहते हैं कि यहां पे मेरे पास में क्या होता है कि एक तो डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, D6, D7, D8, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। पर डी के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ गए तो वो क्या करेंगे, ज्यादा शील्ड करने की कोशिश करेंगे, बट शील्ड भी नहीं कर पाएंगे, और शील्ड नहीं कर पाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलरेडी बढ़ रहा था, बट शील्डिंग की स्ट्रेंथ भी उन्होंने अपने आप में क्या करी है, बढ़ाने की कोशिश करी है। मेरी बात को वापस समझना बेटा, डी में एक इलेक्ट्रॉन था, शील्डिंग बेकार कर रहा था, तो जेड इफेक्टिव जीत रहा था। डी में दो इलेक्ट्रॉन थे, शील्डिंग कुछ खास नहीं कर पा रहा था, जेड इफेक्टिव जीत रहा था। डी में तीन इलेक्ट्रॉन आए, फिर शील्डिंग कुछ खास नहीं कर पाया, जेड इफेक्टिव जीत गया। ये जब तक जीतता रहा जब तक 5 इलेक्ट्रॉन आए, पर जैसे ही 5 से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, शील्डिंग करने की कोशिश थोड़ी तो बढ़ाएगा वो अपनी, बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा, मैं मान रहा हूं बात, डी की शील्डिंग अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, मतलब वो कोशिश तो अब ज्यादा करने की कर रहा है, अपनी साइड से तो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। वो इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग बात है, इसका बढ़ने को ओवर पार कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है, पर बेटा वहां से ज्यादा कोशिश तो कर रहा है। जब वो कोशिश ज्यादा करता है तो हम बोलते हैं कि अभी तक जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहा था शील्डिंग से, बट अब जब आप यहां से यहां बात करोगे तो यहां पे बेटा क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव का इफेक्ट है वो शील्डिंग के इफेक्ट के लगभग बराबर हो जाता है। मतलब वो जो मार्जिनल गैप था दोनों के बीच में वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल। अभी तक जेड इफेक्टिव बहुत जीत रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो था वो बहुत ही पुअर था। अब क्या हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा जीत गया है, मतलब बराबर आ गया है जेड इफेक्टिव के। मतलब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब मैं यहां पे क्या कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ही तो है शील्डिंग इफेक्ट, कि भाई अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस तक आने नहीं देंगे।
यही तो बात है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लगभग कॉम्पेंसेट कर गया। तो FeCO इनके साइजेस लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इससे पहले घट रहे थे आगे आने पे, यहां पे साइजेस लगभग क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब निकल के आगे जाओगे तो बेटा फिर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाएगा। 3D8, 3D9, 3D10 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ गए, यहां शील्डिंग इफेक्ट बहुत डोमिनेट कर जाएगा। और अगर यहां शील्डिंग इफेक्ट बहुत डोमिनेट कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि यहां पे क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बहुत डोमिनेट कर रहा है तो यहां पे Z इफेक्टिव से ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो गया तो बेटा इफेक्टिव शील्डिंग से क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। अगर साइज बढ़ जाता है तो आप बोलोगे जिंक का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दीज। निकल कॉपर जिंक में साइज बढ़ जाएगा। तो बेटा यहां पे Z इफेक्टिव जीत रहा था और काफी मार्जिन से जीत रहा था। यहां लगभग दोनों क्या हो गए, बराबर। पर यहां स्क्रीनिंग जीत गया Z इफेक्टिव से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बेटा 3D सीरीज में नॉर्मल ऑर्डर नहीं चलता है, ये ऑर्डर चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, इधर जाने पे साइज घट रहा था, यहां साइज लगभग बराबर हो गया और वहां साइज बढ़ गया। एंड ये ऑर्डर किसकी वजह से आया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आया है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आई तुम्हें। अगर ये बात अच्छे से समझ में आती है तो यही बात तुम्हें देखो यहां भी देखने को मिल रही है। ये तो 3D का नॉर्मल साइज था, समझ आ गया। मैंने आपको एक बात समझाई थी ना कि बेटा जब 3D से 4D, ये 3D है, ये जो है आपका 3D है, ये जो है आपका 4D है और ये जो है आपका 5D है। तो देखो दिस वन इज योर 3D, 3D का साइज कम है, ये रेडियस ऊपर की तरफ जाने पे साइज बढ़ रहा है। दिस वन इज योर 4D एंड दिस वन इज योर 5D। आप बोलते हो 3D से 4D में साइज का काफी गैप है और 3D का साइज कम है 4D से। पर 4D और 5D देखो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। मैंने कहा था ना ये चीज मैं तुम्हें ग्राफ से भी समझाऊंगा कि साइजेस लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर। इस साइड तो बिल्कुल ही क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो इधर तुम्हारा साइज घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, इस तरीके से चल गया। ठीक, ये वाली बात किस चीज का प्रभाव है, ये वो वाली चीज है कि 4D और 5D का साइज जो है वो लगभग क्या है, सिमिलर। और उसका रीजन है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक बात सुनो यहां पे ध्यान से। भले ही आप ये बोल दो कि भाई आपने सर अभी ये हमें बताया कि 4D और 5D का जो साइज है वो लगभग बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ये तो कहेंगे ना कि जो आपकी 5D सीरीज है, हम ये तो कहेंगे ना कि जो आपकी 5D सीरीज है उसका Z इफेक्टिव तो 4D से ज्यादा होगा। हाँ बेटा बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत बेकार हुई है। मैंने समझाया था तुम्हें, कब बताया था, देखो यहां पे बताया था। जब मैंने स्क्रीनिंग वाली बात समझाई थी तब मैंने एक बात बड़े अच्छे से कही थी कि बेटा भले ही यहाँ पे स्क्रीनिंग तो बहुत बेकार होगी पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होके। बेटा अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो मुझे एक बात बताइए, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे कॉइनेज मेटल्स होते हैं ना, जो कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक बार देखना जरा पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस इनका यही होता है क्या, देखना तो क्या होता है हमारा सीक्वेंस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि ये पुराने जमाने में सिक्के बनाने के काम आते थे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि पहले मुझे साइज का ऑर्डर बता दो और फिर मुझे तुम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम साइज का ऑर्डर क्या बताओगे। तो तुम साइज का ऑर्डर कहोगे कि सर 3D से 4D जाने में तो देखो साइज बेशक बढ़ता है, तो AG का साइज ही ज्यादा होगा, पर 4D से 5D जाने पे साइजेस लगभग क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो गोल्ड और सिल्वर का साइज लगभग बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब मैं अगर तुमसे कहूं कि मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर बता दो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर साइज बराबर तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बराबर। नहीं,
आयनाइजेशन एनर्जी तो आपकी जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है क्या? और आपको पता है 5D का जेड इफेक्टिव तो 4D से क्या है, ज्यादा है, अभी अभी डिस्कस किया है। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मैं कॉपर से सिल्वर और सिल्वर से गोल्ड गया तो डाउन द ग्रुप जाने पे इन जनरल तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, पर 4D से 5D जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा गोल्ड, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। बोलो समझ में आया IE1 का ऑर्डर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जो पढ़ाया था ना आज अभी तक उसका पूरा सार है ये, समराइज कर दिया हमने साइज और आयनाइजेशन एनर्जी को। कॉइनेज मेटल्स का ऑर्डर समझ में आ गया बेटा? अगर कॉइनेज मेटल का ऑर्डर समझ आ गया तो ये भी बताना जरा, ग्रुप 12 कौन सा है? जिंक, कैडमियम, मर्करी। जिंक, कैडमियम, मर्करी। बेटा अगर मैं इनमें बात करूं तो इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे भाई? जिंक से कैडमियम अगर गए और कैडमियम से मरकरी गए तो यहां तो 3D से 4D गए, साइज बढ़ा बट आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल तो होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज्यादा होगी कैडमियम से। कॉन्फ़िगरेशन तो सबका सिमिलर है, पर हाँ इस तरीके से आप देखोगे 4D 5D में साइजेस भले ही सिमिलर हो पर 5D का जेड इफेक्टिव 4D से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, मर्करी, देन जिंक, देन कैडमियम। बोलो समझ में आई क्या बात? क्लियर है? तो बेटा तुम्हें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइजेस का ऑर्डर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना, अप्लाई करना अच्छे से आ गया। आज की क्लास इसी पे डेडिकेटेड थी, मैं और लेक्चर को नहीं खींच रहा हूं, बहुत हैवी हो जाएगा। इतना पार्ट आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक बात है? घर पे अच्छे से रिवाइज करके आना है। चलो एक बात और सुन लो, छोटी सी बात और है, कोई हाई फाई फंडा नहीं है। सर ऐसे मत करो यार, कम से कम जब आप कह रहे हो नहीं खींच रहे क्लास तो मत खींचो ना। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? बेटा जैसे जैसे तुम स्कैंडियम से आगे आ रहे हो या जो भी कर रहे हो उस 3D सीरीज में, तो तुम्हारा एटॉमिक मास तो बढ़ ही रहा है ना। एटॉमिक मास तो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है बेटा, पर तो तुम्हारा वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? बेटा तुम्हारा वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तुम्हारा साइज जो है 3D सीरीज का वो 4D और 5D से क्या है, कम है। और उसमें भी छोड़ो, जो तुम्हारा साइज है वो S ब्लॉक वालों से तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इन जनरल साइज क्या होता है, घटता है। अगर साइज कम हो रहा है तुम्हारा और वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दुनिया भर की चीजें हो रही है, तो तुम्हारा ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे हमारी डेंसिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इतना सा पॉइंट था, मैं कह रहा था बस इतना सा सुन लो। ठीक है जी। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा, हमने शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से समझा, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बातचीत करी, हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझा, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज शुरू करी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा डी ब्लॉक का, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये समझा, किनको नहीं कहते हैं ये समझा, और हमने बातचीत करी कि क्या वेरिएशन आता है एटॉमिक साइज में या क्या आता है आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, इसके आगे बातचीत करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आज मैंने आपको दिखाई थी सब डिस्कस करनी है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, डीपीपी सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, गुड बाय।